Hello students, I am Roli. Today's topic is kinds of inertia. Kinds of inertia मतलब जड़त्व के प्रकार. Two kinds of inertia. Inertia of rest. First is inertia of rest and second is inertia of motion. तो आज टॉपिक inertia of rest with example. Okay. नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है इनर्शिया. तो इनर्शिया के टू टाइप जो दिए हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हिंदी मीनिंग है इसका विराम का जड़त्व. इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम का जड़त्व और इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जड़त्व. यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एग्जाम्पल से समझेंगे. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, मीनिंग बॉडी इज एट रेस्ट. यदि बॉडी कोई रेस्ट की पोजीशन में है, विराम की अवस्था में है, तो ये रेस्ट की पोजीशन में बनी रहेगी. इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस, जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट. यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. इसकी रेस्ट की जो स्टेट है, रेस्ट की जो पोजीशन है, उसको अगर चेंज करना है, जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए. फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. उसकी स्टेट रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी ताकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना यूज किया जाए. दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि विराम का जड़त्व. अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं. कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको क्लियर करेंगे कि विराम का जड़त्व क्या होता है और गति का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है. एक एग्जांपल लेते हैं. When a train suddenly starts moving forward, the passengers standing in the compartment tend to fall backward. मीनिंग क्या है? जब एक ट्रेन अचानक से स्टार्ट होती है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे की बढ़ती है, तो पैसेंजर जो उसमें खड़ा है कंपार्टमेंट में, टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, वो गिर पड़ता है बैकवर्ड. क्यों? ऐसा क्यों होता है? रीजन इज दैट कि जब ट्रेन के जो पैसेंजर है, जो ट्रेन में खड़ा है या खड़ा हुआ है, पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड. जो खड़ा हुआ है वो क्लोज कांटेक्ट में रहता है ट्रेन के क्लोज कांटेक्ट में रहता है, और उसका अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर्स बॉडी, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर्स बॉडी इज इन मोशन. वो मोशन में रहता है बिकॉज ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन मूव कर रही है, वो लोअर पार्ट जो है वो उसका मोशन में हो जाता है. बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, upper part of the passenger's body is due to inertia of rest. Inertia of rest यानी कि विराम की जड़त्व के कारण वो वहीं पर बना रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता. जो नीचे का पार्ट है वो तो जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, ट्रेन सडनली अचानक स्टार्ट होती है, तो वो तो मोशन में आ जाता है. लेकिन जो अपर पार्ट है वो नहीं आता. वो चूंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो उसी स्थान पे रहता है. तो इसका परिणाम ये होता है, कॉन्सिक्वेंटली द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स अहेड, वो आगे बढ़ जाता है, एंड द अपर पार्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट जाता है. सो द पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड, और वो पीछे की तरफ गिर जाता है. गाड़ी तो आगे बढ़ती है सडनली, तो नीचे का पार्ट तो उसका मूविंग में आ जाता है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर पार्ट जो है वो वहीं रहता है, और इसका रिजल्ट ये होता है
कि वो आगे बढ़ जाता है लोअर पार्ट, और अपर पार्ट पीछे ही रह जाता है, जिसके कारण पैसेंजर पीछे फॉल बैकवर्ड गिर जाता है। नेक्स्ट दूसरा है आपका एग्जाम्पल, व्हेन अ हैंगिंग ब्लैंकेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स आर क्लियर्ड। जब हम किसी ब्लैंकेट को या किसी कारपेट को लटका के उसको स्टिक से बीट करते हैं, स्टिक से मारते हैं, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उसके क्लियर हो जाते हैं। इसका भी कारण यही है कि जब हैंगिंग करते हैं हम उसको, तो डस्ट जो वो है ब्लैंकेट है या कारपेट है, उस पे वो तो मोशन की पोजीशन में आ जाता है। जब स्टिक से मोशन मारते हैं तो वो स्टिक के साथ ही मोशन की पोजीशन में आ जाता है, बट जो डस्ट पार्टिकल हैं वो फर पे हो जाते हैं और वो मोशन की पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो जो होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उससे वो वहीं पर बने रहते हैं, वो फर पे आ जाते हैं। तो जब वो हम उसको पीटते हैं ब्लैंकेट को, तो वो मोशन में हो जाता है और डस्ट पार्टिकल पुल, अर्थ में पुल होता है। ये मालूम है कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, पृथ्वी जो है हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो इसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप? इनिशियली बोथ द ब्लैंकेट एंड डस्ट पार्टिकल आर एट रेस्ट। व्हेन द ब्लैंकेट इज बीटन बाय a stick, the blanket is set into motion, but dust particle tend to remain at rest due to inertia of rest. As a result, they get detached from the blanket. और इसका परिणाम ये होता है कि वो ब्लैंकेट एंड डिटैच्ड फ्रॉम द ब्लैंकेट एंड फॉल ऑफ। हिंदी में इनिशियली प्रारंभिक तौर पे वो दोनों, बोथ ब्लैंकेट और डस्ट पार्टिकल दोनों के दोनों रेस्ट में होते हैं, बट व्हेन ब्लैंकेट इज बीटन बाय स्टिक, जब वो स्टिक से पीटा जाता है उसको, तो ब्लैंकेट इज सेट इन मोशन, वो तो मोशन में आ जाता है स्टिक के साथ ही, बट डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, के कारण वो रेस्ट में बने रहने का वो करते हैं। और एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम ये होता है, दे गेट डिटैच्ड, अलग हो जाते हैं, डिटैच मीन्स अलग हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लैंकेट एंड फॉल ऑफ, गिर जाते हैं ड्यू टू अर्थ पुल के कारण वो गिर जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है ऑन शेकिंग और गिविंग जर्क, यानी कि हम हिलाते हैं या झटका देते हैं। जर्क द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन, यानी कि इसका अर्थ है कि जब हम पेड़ की टहनी को या पेड़ की ब्रांचेस को या स्टेम को हिलाते हैं या झटका देते हैं तो फल नीचे टूट के गिर जाते हैं। पेड़ की टहनी नहीं, फल नीचे टूट के गिर जाते हैं। ये किस कारण से होता है? तो जब हम इसको हिलाते हैं या झटका देते हैं तो ब्रांचेस जो होती हैं वो मूवमेंट की पोजीशन में आती है, मोशन की पोजीशन में आ जाती हैं, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो फ्रूट्स होते हैं वो उसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं। तो जब ब्रांचेस को हम शेक करते हैं या जर्क देते हैं तो वो मोशन में है, और फ्रूट्स जो है वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो वहीं बने रहते हैं। तो उसका कारण ये, उसके बाद वो चूंकि फ्रूट्स हैवी होते हैं और जो उससे ब्रांचेस से जुड़े होते हैं, जुड़ाव भी वो बहुत वीक होता है, तो इसलिए वो वहां से टूट जाते हैं और अर्थ पुल के कारण या ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो फॉल डाउन हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो thus the massive and weakly attached fruits get detached from the branch and fall down due to the pull of gravity. तो जब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किसके लिए? फ्रूट्स के लिए। और जबकि मोशन में कौन आ जाता है? मोशन में ब्रांचेस आ जाती है, जिसको शेक किया है वो उसमें आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। फोर्थ है एग्जाम्पल ऑन स्ट्राइकिंग द कॉइन एट द bottom of a pile of carom coins with a striker. Lowest coin only moves away while the rest of the pile remain intact. अब ये आप खेल खेलते हैं, घर में इंडोर गेम खेले जाते हैं,
तो उसमें आपको मालूम है कैरम सबसे अच्छा इंडोर गेम है कैरम का। तो कैरम जब आप खेलते हैं तो एक सारी जो कॉइन्स होते हैं उसके, जिसको आप बोर्ड कहते हैं, उसको इकट्ठा एक जगह पे करके रख देते हैं और उसके बाद उसको तोड़ना होता है कॉइन्स की पाइल को। तो जब इन स्ट्राइकर से उसको हिट करते हैं तो नीचे वाली जो कॉइन होती है, नीचे वाला जो भी कॉइन होता है उस पे स्ट्राइकर हिट करता है। तो जब उस पे स्ट्राइकर हिट करता है तो वो तो मोशन में आ जाती है, बट जो पूरी पाइल होती है, जो पूरा ढेर होता है, पाइल मीन्स ढेर होता है, जो पूरा कॉइन का ढेर होता है वो मोशन में नहीं आता। वो तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो वहीं का वहीं बना रहता है, वो अपनी सिचुएशन में नीचे आ जाता है। वहां से जब हमने एक ढेर लगाया है, उसके नीचे से एक निकल जाएगी, कोई कॉइन या कोई भी चीज निकल जाएगी, तो बाकी का चीजें वहीं पर आ जाएंगी, उसी जगह पे आ जाएंगी, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट ले लेता है। तो इसका कारण क्या है, वो रिमेन while the rest of the pile, जो बाकी बचा हुआ ढेर है वो वहीं रिमेन इंटैक्ट, वहीं पर रहता है। The reason is that as the striker hits the lowest coin, स्ट्राइकर जो हिट करता है किसको करता है, लोएस्ट कॉइन को, वो मूव में आ जाता है। इट मूव्स while the remaining pile due to inertia of rest remains where it is, जहां पर वो है वहीं पर आ जाती है। एंड अल्टीमेटली टेक्स द प्लेस ऑफ द ओरिजिनल पाइल, जहां पर पूरा पाइल था वहीं पर आ जाती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ग्रेविटी के कारण वो वहीं पर आ जाती है। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। लास्ट एग्जाम्पल है बैलेट का। आपने देखा होगा कि जब बुलेट फायर की जाती है तो उससे जो कांच टूटता है वो एक होल बना देता है, पूरा होल, कंप्लीट होल बना देता है, आसपास का कांच नहीं टूटता है। लेकिन जब वही एक स्टोन मारा जाता है, उसी ग्लास पे अगर एक स्टोन फेंका जाता है तो वो उसके आर पार निकलता है तो पूरा कांच चटक जाता है आसपास का, और वो पूरा छेद भी नहीं होता, एक प्लेन सर्किल नहीं होता, बल्कि वो पूरा चटक जाता है और उसमें कुछ झड़ जाता है और बहुत खराब तरीके से टूट जाता है। तो bullet fired against window glass pane makes a clear hole in the glass without cracking it. बिना टूटे वो एक सीधा सुराख बना देता है, but a small piece of stone striking the same glass pane breaks it. वो उसको तोड़ देता है। ये क्यों होता है? ये होता है हायर वेलोसिटी के कारण, हायर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो गन से फायर की गई है। द पार्ट ऑफ द ग्लास पेन, इसका रीजन क्या है, द पार्ट ऑफ द ग्लास पेन वेयर द बुलेट स्ट्राइक इट comes in contact with the bullet, comes into the motion, वो जो है मोशन में आ जाता है। यानी कि देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जो पार्ट ग्लास पेन है जहां पर बुलेट ने स्ट्राइक किया वो कम्स इन कांटेक्ट विद द बुलेट, वो बुलेट के संपर्क में आ जाता है। तो जब बुलेट स्ट्राइक कर रही है, मोशन में है, तो वो जो ग्लास पेन है वो भी मोशन में होता है, कम्स इनटू मोशन ड्यू टू द लार्ज वेलोसिटी, क्योंकि बुलेट जिस वेलोसिटी से चलाई गई है वो बहुत हायर वेलोसिटी है, और जबकि स्टोन जो फेंका जाएगा वो स्लो मोशन होगा। तो लार्ज वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड मूव्स अवे मेकिंग अ सर्कुलर होल, अब वो सीधा कट करता हुआ चला जाता है, उसको बिल्कुल होल बना देता है, एकदम सर्कुलर होल। वेयर एज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्लास, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्लास का, कांच का जो रिमेनिंग पार्ट होता है बाकी बचा हुआ, वो जब तक ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में रहता है, रिमेन एट रेस्ट, और टिल रिमेनिंग पार्ट कम इनटू मोशन द बुलेट फ्लाइज अवे। अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, वो तो रेस्ट में ही रहता है क्योंकि वो पूरा का पूरा भाई बुलेट वहां से निकली है हायर स्पीड के कारण, बहुत हाई स्पीड पे, तो वहां, लेकिन बाकी का पार्ट तो रेस्ट की पोजीशन में है, और जब तक वो रेस्ट की पोजीशन में है, और जब तक वो कम उसके कांटेक्ट में आए, रिमेनिंग पार्ट कम्स इन मोशन, वो मोशन में आए उस मोशन के कारण, तो तब तक बुलेट वहां से निकल चुके। द बुलेट रिमेनिंग पार्ट टिल रिमेनिंग पार्ट्स कम इनटू मोशन द बुलेट फ्लाइज अवे
यानी कि बुलेट जो है वो फ्लाइज अवे, यानी कि बाहर निकल जाती है। तो वो बिल्कुल सुराग बनाती हुई निकलती है और वो उसको तोड़ती नहीं है। बट ड्यू टू स्लो मोशन ऑफ पीस ऑफ स्टोन, हमने बताया कि पीस ऑफ स्टोन का जो पीस फेंका जाएगा वो कितनी भी तेजी से फेंका जाए लेकिन वो बुलेट की बराबरी तो नहीं कर सकता। तो ड्यू टू स्लो मोशन ऑफ पीस ऑफ स्टोन बिफोर पासिंग द स्टोन थ्रू ग्लास, ग्लास के द्वारा जो स्टोन निकलेगा, रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लास ऑल्सो कम इनटू मोशन, वो जो बाकी का हिस्सा है वो भी मोशन में आ जाएगा धीमी चाल से। एंड इज स्मैश्ड, यानी कि ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन मतलब वो टूट जाएगा, पूरा स्मैश हो जाएगा और काफी खराब तरीके से टूट जाएगा, चटकेगा और टूट जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल और इनर्शिया ऑफ मोशन बताएंगे। थैंक्स।